हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी जैन और मैं आज वेलकम करता हूं अपने नए वीडियो में। इसके अंदर हम आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं, जो कि सबसे मेन प्रॉब्लम है अदर्शन रीज़न की, जो कि आपके इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। और साथ ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कैसे ऑप्ट आउट करें, कैसे सोल्व करें, ये सारी टेक्निक्स भी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो कोशिश ये मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं डेली आपको ऐसे क्वेश्चंस के साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा। तो सबसे पहले आज हम रेशो वाले चैप्टर को सॉल्व करने जा रहे हैं। रेशो वाकई ही बाकी स्कोरिंग चैप्टर है और आसानी से मैं इस चैप्टर्स की सारी बेसिक समस्याओं को समझ सकता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अडॉप्ट कैसे करेंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे पास दो ही मेथड हैं। या तो मैं उसमें से सबसे पहले सबसे बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करूं। बेस्ट ऑप्शन का मतलब क्या कि अगर मेरे पास 4 ऑप्शन हैं ए बी सी और डी, तो सबसे पहले जो सबसे बेस्ट लग रहा है उसमें से उसी को सिलेक्ट करूं। यानी कि जब मुझे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा तो मैं आसानी से उसमें से बेस्ट मेथड को सर्च कर लूँगा। दूसरा तरीका है मेरे पास ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट का मतलब क्या? ऑड मैन आउट का मतलब है अब मुझे भाई चारों ऑप्शन में से 2 या 3 ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, एक जैसी बात को हाईलाइट कर रहे हैं, पिन पॉइंट कर रहे हैं। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसमें से ऑड मैन आउट करना शुरू करूंगा। भाई बाकी 3 ऑप्शन तो गलत होंगे, एक ही ऑप्शन ठीक होगा। तो मैं क्या करना कोशिश करूंगा कि इसमें से भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो आंसर नहीं है, कौन सा ऑप्शन आंसर नहीं है, कौन सा ऑप्शन आंसर नहीं लग रहा, जो बचेगा वही मेरा आंसर होगा। यानी 3 जो चीज़ें हैं वो गलत होंगी और आखिरी वाली जो चीज़ होगी वो बिल्कुल ठीक होगी। तो ऑड मैन आउट में इन दोनों तरीक़ों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कई सारे क्वेश्चंस। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट प्रोवाइड अ मेजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 फिगर्स इज कॉल्ड। अगर वो कहते हैं कि अगर मैं रेशियोज़ का चैप्टर की बात कर रहा हूँ और वो मेरे से पूछ रहा है कि अगर मैं 2 फिगर्स के बीच में रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ तो वो क्या है, तो मुझे बिल्कुल सिंपल समझ में आ रहा है कि वो है रेशो। तो इसका जो आंसर है वो आपका आएगा हमेशा रेशोज़। तो रेशो ही आपकी 2 चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करती है। जैसे हम करंट रेशो को देखते हैं, तो करंट रेशो क्या कर रही है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ के बीच के अंदर क्या डेवलप कर रही है, एक रिलेशनशिप डेवलप कर रही है। तो इसलिए इसका आंसर है रेशो। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा आपके पास आ जाता है देयर इज़ अ डैश मेजर ऑफ लिक्विडिटी विच एक्सक्लूड्स जनरली द लीस्ट लिक्विड एसेट। तो देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पर लीस्ट लिक्विड एसेट की बातें अगर हम करें तो हमारे पास वो कौन सा चीज़ है। तो हमारे पास अगर हम बात करें तो लीस्ट लिक्विड एसेट के अंदर हम यहाँ पर एक्सक्लूड करते हैं। तो जब भी हम करंट रेशो से क्विक रेशो निकालने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्विक एसेट्स निकालने के लिए हम करंट एसेट में से किस चीज़ को माइनस करते हैं, दैट इज़ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को, स्टॉक को माइनस करते हैं। स्टॉक को उसने लीस्ट लिक्विड एसेट क्यों कहा, क्योंकि स्टॉक बेचना मेरे हाथ में नहीं है और मैं जब भी उसे मार्केट में बेचने जाऊं तो कस्टमर की मर्जी के ऊपर स्टॉक बिकता है, इसलिए स्टॉक मेरा लीस्ट लिक्विड है। तो इसका आंसर होगा आपका डी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है तीसरा ऑप्शन, दैट इज़ प्रोपोर्शन ऑफ शेयर होल्डर फंड्स टू टोटल एसेट्स। अब भाई मुझे शेयर होल्डर फंड्स टू टोटल एसेट्स की बात करूं तो मुझे प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला पता होगा, तो मैं फट से इस आंसर को क्लिक कर सकता हूँ। और वैसे भी मैं ध्यान देने वाली बात यहाँ पर देखो, कोई भी डेप्ट की बात नहीं हो रही तो ये डेप्ट इक्विटी नहीं है। उसके बाद करंट एसेट की बात नहीं हो रही तो ये करंट रेशो नहीं है। देखो मैं आसानी से, अब मैं आपको ऑड मैन आउट करना बता रहा हूँ। ऑड मैन आउट देखो कैसे, क्वेश्चन के अंदर शेयर होल्डर फंड की बातें कर रहा है, टोटल एसेट की बातें कर रहा है, तो करंट रेशो में तो सिर्फ करंट एसेट की बात होती, तो ये ऑप्शन नहीं है। उसके बाद डेप्ट इक्विटी रेशो की अगर हम बात करें तो डेप्ट इक्विटी रेशो में डेप्ट की बात होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में देखो डेप्ट की बात नहीं हो रही, तो हमारे लिए ये ऑप्शन नहीं है। कैपिटल गियरिंग नाम की कोई रेशो हमने अभी तक उसके अंदर पढ़ी नहीं, तो हमारे पास बचा क्या, प्रोप्राइटरी रेशियो। तो मैं इस तरीके से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बेस्ट मेथड से सोल्व करके दिखाया, दूसरा मैंने आपको ऑड मैन आउट से। तो इसी तरीके से मैं आपको नई नई टेक्निक्स बताता रहूँगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता है जी हमें सबसे पहले क्विक रेशो के बारे में पता करना है। तो क्विक रेशो क्या होती है हमारे पास, क्विक रेशो होती है जब मैं करंट एसेट में से इन्वेंट्री को माइनस कर देता हूँ तो हमारे पास आ जाती है क्विक एसेट।
और जब मैं क्विक एसेट को करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देता हूँ तब वो आपकी बन जाती है क्विक रेशो। तो अल्टीमेट हमारे पास करंट एसेट है 1 लाख, माइनस कर दिए मैंने 20,000, तो बचे आपके पास 80,000। 80,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी जो है आपकी 40,000, तो आपका आंसर आ गया 2:1। तो इसका सही आंसर करेक्ट ऑप्शन है सी। उसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे सॉरी। यहाँ से आपके असर्शन रीज़न शुरू हो जाते हैं। यहाँ से मैं आपको इस चीज़ को थोड़ा सा एक बार टाइम लूँगा ताकि आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, असर्शन और रीज़न। अब आप ऑप्शंस को पढ़ें। सबसे पहले क्या लिखता है, बोथ असर्शन और रीज़न आर ट्रू, और जो रीज़न है हमारा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीज़न की, असर्शन की। तो लिखता है सबसे पहले, इसे हम थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं ताकि हमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए। असर्शन का मतलब हमारे पास क्या है, असर्शन बेसिकली हमारे लिए एक फैक्ट है। फैक्ट बोले तो क्या, फैक्ट बोले तो कुछ भी। मैंने कहा जैसे सपोज इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ से 130 करोड़, 130 करोड़ की आबादी हमारे देश की। इट इज़ अ फैक्ट। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, दैट इज़ द डिफरेंट मैटर, लेकिन ये फैक्ट है। तो असर्शन मतलब फैक्ट है। अब मैंने कहा कि इसका रीज़न लिखते हैं हम। रीज़न मतलब इसका कारण हो सकता है, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि हाई पॉपुलेशन is because of illiteracy। हाई पॉपुलेशन जो है आपकी वो इलिटरेसी की वजह से है। लोग यहाँ पर जागरूक नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उसकी वजह से आपकी ज़्यादा पॉपुलेशन है। अब देखो सबसे पहले मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे इन दोनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग स्टडी करना है। ये मेरे लिए एक स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरे लिए एक लाइन नहीं है, ये मेरे लिए दो अलग अलग लाइन है। रीज़न हम बाद में वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों स्टेटमेंट को चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं या नहीं। तो भाई इंडिया की पॉपुलेशन ओके 130 करोड़ है, मान लिया, डन, बिल्कुल, तो ये ट्रू होगी आपकी। तो मैं इस पे यहाँ पर ट्रू लिख देता हूँ, ओके। अब हम बात करते हैं हाई पॉपुलेशन की एक वजह इलिटरेसी भी है। भाई लोग जागरूक नहीं हैं, लोगों को पता नहीं है, तो इसीलिए इसको भी हम ट्रू मान लेते हैं, ठीक। तो ये दोनों चीज़ें ट्रू हो चुकी है। अब हम चेक करते हैं कि क्या असर्शन में जो फैक्ट दिया गया था रीज़न उसे सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम अगर यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर हम एक बिकॉज वर्ड जोड़ देते हैं, बिकॉज, क्योंकि, ठीक है। अब हम इसे पढ़ते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है क्योंकि हाई पॉपुलेशन आपकी इलिटरेसी की वजह से, लोग यहाँ पर अनपढ़ है, इसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो 130 करोड़ है। तो अगर हम इस चीज़ को समझें तो हमने क्या समझा, क्या ये लिंक हो रहा है एक दूसरे से, हाँ ये बिल्कुल लिंक हो रहा है। तो इसीलिए हम इस चीज़ को कैसे पढ़ें, कैसे समझें, वो बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। क्या ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सबसे पहले बोथ assertion and reason are true, both assertion and reason दोनों ठीक है, and reason is correct explanation of assertion। रीज़न जो है बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होगा बिल्कुल सेम, बोथ असर्शन और रीज़न आर ट्रू, लेकिन रीज़न अपनी बातें कर रहा है, असर्शन अपनी बातें कर रहा है। तो रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी। रीज़न जो है वो अपनी, रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीज़न जो है वो हमारे असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है।
देखो ध्यान देने वाली बात, इन दोनों ऑप्शन में दोनों स्टेटमेंट्स का ट्रू होना बहुत ज़रूरी है। अगर असर्शन और रीज़न में से एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो ये दोनों ऑप्शन मेरे किसी काम के नहीं हैं। तो यही चीज़ मुझे सबसे पहले यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। अब तीसरा ऑप्शन हमारे पास आएगा कि असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, और उसके बाद डी ऑप्शन हमारे पास आएगा असर्शन फॉल्स है और रीज़न ट्रू है। अब भाई, अब मैं जब स्टेटमेंट को पढ़ रहा था तो यहाँ पर मेरे पास दोनों ही स्टेटमेंट जो थी वो ट्रू थी, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू थी। तो क्या मुझे ये सी और डी ऑप्शन के ऊपर जाना चाहिए? नहीं। तो ये मेरे लिए यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएंगे ना। अब मेरे पास जो भी आंसर आएगा, या तो वो ए वाला आंसर होगा या तो वो बी वाला आंसर होगा। तो अब मैं आसानी से इसके अंदर क्या चीज़ चेकआउट कर सकता हूँ? ध्यान देने वाली बात, क्या चीज़ चेकआउट कर सकता हूँ कि भाई रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। जो बात हमारे असर्शन में हो रही थी, क्या उसी की एक्सटेंडेड बात हमारे रीज़न में हो रही है या नहीं हो रही। तो मैं आसानी से चीज़ों को चेकआउट करके असर्शन और रीज़न का जो ये टेरर है ना, उसे ख़त्म कर सकता हूँ। और अगर सपोज करो चलो मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन गैस तो मार सकता हूँ ना। अब मैं गैस मारूंगा तो मैंने 50-50 ऑप्शन ले लिया, दो ऑप्शन तो मैंने हटा ही दिए। अब मुझे गैस मारना है तो सिर्फ या तो इसमें से मारना है या तो इसमें से मारना है, और जब मैं गैस भी मारूंगा तो मेरे 50% चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर है मेरी बात? तो अब हम देखते हैं सारे असर्शन रीजंस के क्वेश्चन को। तो लिखता है हायर द शेयर होल्डर फंड्स इन फाइनेंसिंग द एसेट इज़ ए पॉजिटिव फीचर। भाई अगर ये कह रहा है कि जितने ज़्यादा शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी का पैसा, मालिकों का पैसा जितना ज़्यादा लगा होगा बिजनेस के अंदर, बिजनेस के लिए उतनी अच्छी बात है। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, हम मान लेते हैं हाँ भाई ये बात बिल्कुल ठीक है। क्रेडिटर्स को हमेशा आसानी रहेगी अब अगर आप ज़्यादा पैसा लगा रखा होगा मालिकों ने बिजनेस में। अब दूसरी बात करते हैं रीज़न की। अभी हम इसे असर्शन को माइंड से निकाल देते हैं, अब हम रीज़न पढ़ रहे हैं सिर्फ। प्रोप्राइटरी रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर एंड द नेट एसेट। भाई प्रोप्राइटरी रेशियो आपका शेयर होल्डर और नेट एसेट के बीच में रिलेशनशिप दिखाती है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इसीलिए ये कह रहे हैं ये स्टेटमेंट अपने आप में ही अलग से ट्रू है क्योंकि ये फॉर्मूला बिल्कुल ओके है। अब मुझे ध्यान देने वाली बात, ये दो ऑप्शन तो यहाँ से निकल गए ना, निकले या नहीं निकले? असर्शन ट्रू, रीज़न फॉल्स। नहीं भाई दोनों ट्रू हैं तो ये हट जा, असर्शन फॉल्स, रीज़न ट्रू, ये दोनों नहीं है तो हट जा। इसके बाद असर्शन और रीज़न, पहले दो ऑप्शन में से देखो ऊपर वाले ऑप्शन में शेयर होल्डर फंड की बातें हो रही है और ये कह रहा है कि जितना ज़्यादा शेयर होल्डर फंड होगा, जितना ज़्यादा शेयर होल्डर फंड होगा उतना ही आपके क्रेडिटर्स के लिए अच्छा है। और प्रोप्राइटरी रेशो क्या बता रही है? प्रोप्राइटरी रेशो भी तो आपकी यही बता रही है ना कि आपकी नेट एसेट में शेयर होल्डर्स का कितना पैसा लगा है। ज़्यादा लगा होगा तो शेयर होल्डर खुश ना, सॉरी क्रेडिटर खुश। तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं। रीज़न आपकी करेक्ट है असर्शन का, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। पहले एक आधे में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि ये नया नया लगेगा, उसके बाद आप इसे कंफर्ट हो जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले सबसे पहले हमें ऑप्शन ही पढ़ रहे हैं, फिर से वही ऑप्शन है, दोनों ट्रू दे रहे हैं, एक ट्रू एक फॉल्स दे रहे हैं। तो अब मुझे आसानी हो जाती है। सबसे पहले रीजंस, असर्शन रीजन के आपके ऑप्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखता है टोटल लॉन्ग टर्म डेप्ट इंक्लूड्स डिबेंचर लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर मैं बात करूं तो आपकी लॉन्ग टर्म डेप्ट के अंदर दोनों चीज़ें, सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि भैया लॉन्ग टर्म डेप्ट के अंदर क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, चाहे बैंक से हो चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अब रीज़न को अलग, असर्शन माइंड से बाहर फेंक देते हैं। रीज़न जो है वो शेयर होल्डर फंड की बातें कर रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व और सरप्लस। भाई शेयर होल्डर फंड के अंदर बिल्कुल ठीक, यहाँ पर क्या आ रहा है, सब चीज़ें ओके हैं, तो ये भी ट्रू है। तो भाई अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो फिर से हमारा सी और डी वाला ऑप्शन तो हट गया। अब हमें चेक करना है कि रीज़न और असर्शन एक दूसरे के साथ मैचअप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो भाई असर्शन के अंदर डेप्ट की बातें हो रही हैं और रीज़न के अंदर शेयर होल्डर फंड की बातें हो रही हैं। तो वो क्या कह रहा है कि रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। दोनों अपनी अपनी बातें कर रहे हैं,
तो एक दूसरे से लिंक नहीं है तो इसका मतलब क्लियर है कि भैया असर्शन जो है वो इस चीज़ का कनेक्शन नहीं है। इसके बाद आपके पास आ जाता है तीसरा। अब मैं थोड़ा सा आपको स्पीड से कराऊंगा क्योंकि अब हम इसके अंदर थोड़ा सा कंफर्ट हो चुके हैं। तो लिखता है रेशियो एनालिसिस जो है वो टूल है एम्प्लॉयड टू नो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंसर्न। तो वो कहता है कि रेशियो एनालिसिस आपका टूल है जिसकी वजह से हम फाइनेंशियल हेल्थ को किसी भी चीज़ की फाइनेंशियल हेल्थ को आप चेक कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो, समझ सकते हो। रीज़न में कहता है रेशियो एनालिसिस इज़ नॉट ओनली द टेक्निक अवेलेबल टू द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। भाई अकेली जो रेशो है वही आपकी टेक्निक नहीं है जिससे एक इन्वेस्टमेंट बंदा या इन्वेस्टर जो है वो आपकी कंपनी के बारे में पता कर सकता है। तो देखो ऊपर वाली बात बिल्कुल ठीक है, हम रेशोज़ पढ़ रहे हैं, रेशोज़ आपकी रिलेशनशिप बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, बिल्कुल डन। दूसरी बात कह रहे हैं भाई बिल्कुल ठीक है, रेशो अकेला हथियार नहीं है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, आप कई और सारे टूल्स भी पढ़ सकते हो, कॉमन साइज को देख सकते हो, कंपैरेटिव साइज को देख सकते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट देख सकते हो और पास्ट ट्रेंड देख सकते हो। तो बहुत सारी तरीके हैं, तो ये बात भी बिल्कुल ओके होगी। ठीक है, अब अगर ये बात ओके होगी तो हम ये दोनों ऑप्शन फिर से हटा देंगे और फिर से हटा देंगे। तो देखो वो अपनी बातें कर रहा है और ये अपनी बातें कर रहा है, तो आंसर आएगा बी। क्लियर मेरी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद हम फिर से पढ़ते हैं आगे। असर्शन में दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड जो है दैट मीन्स लॉन्ग टर्म फंड्स एम्प्लॉयड। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब लॉन्ग टर्म फंड्स एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इंक्लूड शेयर होल्डर फंड डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, बिल्कुल ओके। कैपिटल एम्प्लॉयड में बी टेकन एज अ टोटल ऑफ नॉन करंट एसेट एंड वर्किंग कैपिटल। अब अगर मैं इसे समझने की कोशिश करूं तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से देखें। सबसे पहले वो ये बता रहा है, सबसे पहले वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो सबसे पहले इसने मुझे बताई लायबिलिटी अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच क्या थी, जब हम लायबिलिटी की साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालते हैं। अगर मैं बैलेंस शीट को देखूं तो लायबिलिटी अप्रोच कौन सी थी, जब मैं लायबिलिटी साइड से सीधा दोनों चीज़ों को ऐड कर दूं। कौन कौन सी चीज़ों को, शेयर होल्डर फंड को, नॉन करंट लायबिलिटीज़ को ऐड कर दूं। तो ऊपर वाला ऑप्शन जो है वो आपको लायबिलिटी अप्रोच बता रहा है, उसने सारी चीज़ें ऐड कर दी। नीचे वाला ऑप्शन देखो, आपको फॉर्मूला याद होगा, तो नॉन करंट एसेट टोटल एसेट्स को हमने जोड़ा और वर्किंग कैपिटल को उसके अंदर जोड़ दिया। तो ये भी दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर रही। एक लायबिलिटी अप्रोच बता रही है और एक आपको एसेट अप्रोच बता रही है। इसीलिए हम क्या समझते हैं इस चीज़ को, इसका आंसर आएगा बी। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं लेकिन एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर रही। इसके बाद एक्टिविटी टर्नओवर रेशोज़ या एक्टिविटी रेशोज़ आर एफिशिएंसी रेशोज़। एफिशिएंसी का मतलब आप कितना ज़्यादा अपने सामान को घुमा रहे हो, कितना ज़्यादा आप चीज़ों को रिव्यू कर रहे हो, ये है आपकी एक्टिविटी रेशो। तो ये बिल्कुल ओके, ट्रू। हायर द टर्नओवर रेशोज़ हायर विल बी द एफिशिएंसी एंड द प्रॉफिटेबिलिटी। वो कह रहे हैं जितनी ज़्यादा आपकी टर्नओवर रेशोज होंगी, जैसे आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को ले लो, डेब्ट टर्नओवर रेशो, तो अल्टीमेट क्या, आप अपने पैसे को बहुत घुमा रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। और बहुत अच्छी बात है तो बिल्कुल ठीक बात है। तो वो क्या लिख रहा है कि वो आपकी एफिशिएंसी को बता रहा है, यहाँ भी एफिशिएंसी की बातें हो रही हैं, दोनों स्टेटमेंट एकदम ट्रू हैं। तो मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसका आंसर जो है वो ए आएगा। क्लियर। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो लिखता है असर्शन प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आर कैलकुलेट टू एनालाइज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस विच इज़ द आउटकम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। तो इसके अंदर वो सिंपल लॉजिक लिखने की कोशिश करा, भाई प्रॉफिटेबिलिटी रेशो मैं किसी भी कंपनी की क्यों पता करता हूँ, उसकी एफिशिएंसी पता करने की कोशिश करता हूँ, उसने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है उसकी बात। तो ये बिल्कुल ट्रू लग रहा है। अगला वाला कहता है रेशियो एनालिसिस हेल्पफुल इन टेकिंग डिसीजन। हेल्पफुल है, पिछले वाले में लिखा था कि नॉट ओनली द ट्रू, तो यहाँ पर भी वो कह रहा है कि रेशियो एनालिसिस आपको हेल्प कर सकता है कि आप बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करो या नहीं करो। तो ये बात भी बिल्कुल ओके लग रही है कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक। तो वो कह रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी में भी हम बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी की बात कर रहे थे और हम ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं, और इसी के बेस पर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते। ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है, एक दूसरे से कनेक्टेड लग रही है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा ए। इसके बाद आपके पास आ जाता है
ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन हमने डाल दिया इसके अंदर। ये क्या लिखता है, कोरोनरी का मतलब है एक कोरोनरी, सॉरी, कोरोनरी ऑफ ऑपरेटिंग रेशो इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो वो कह रहा है कि बेसिकली ये एक उसका तथ्य है, एक फैक्ट है, या एक हिस्सा भी हम इसे मान सकते हैं कि भाई ये एक पोर्शन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का। तो ऑपरेटिंग रेशो कौन सी होती है जिसके अंदर हम खर्चे की बातें करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कौन सी होती है जिसके अंदर हम प्रॉफिट की बातें करते हैं। तो सिंपल लॉजिक को समझने की बहुत ज़रूरत है। तो भाई हम प्रॉफिट निकालने के लिए खर्चों को तो कंसीडर करेंगे ना। तो सिंपल कि भैया जो ऑपरेटिंग रेशो है वो हिस्सा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का। बिल्कुल ट्रू लिख रहा है, एकदम ज़बरदस्त बात। और ख़ास बात ये आपका एक फॉर्मूला है भाई, सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, उसके अंदर से 90 रुपये, सॉरी, मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में बेची और उसमें से 90 रुपये मेरा खर्चा है, तो अल्टीमेट 10 रुपये मेरा प्रॉफिट होगा ना। तो यहाँ पर भी वो यही बात कह रहा है, 100 रुपये में से मैंने अगर खर्चे को माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो अल्टीमेट ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। और अगर दोनों ही ट्रू हैं और दोनों ही एक डायरेक्शन में बातें कर रही हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ए। तो ये आपका थोड़ा सा अच्छा था, ये कई बार क्वेश्चन भी आ सकता है। ये रीज़न वाला जो आपके फैक्ट है, ये फॉर्मूला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इस बार आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में देखने को ज़रूर मिलेगा, मेरी मान के चलिएगा। इसके बाद आप देखें तो लिखता है assertion or reason, a low current ratio endangers business and put it in a risk of situation where it not able to pay short term debt on time। देखो बात बिल्कुल ठीक लग रही है, बात बिल्कुल ठीक लग रही है। क्या ठीक लग रही है कि भाई अगर आपने अपने सॉरी आपकी जो करंट रेशो है वो ख़राब है, करंट रेशो आइडियल नहीं है, उससे कम है, तो इसका मतलब क्या कि आप शॉर्ट रन के अंदर आप अपने डेब्ट्स को पे नहीं कर सकते। डन है मेरी बात। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अब अगली वाली पढ़ते हैं, करंट रेशो माइनस करंट एसेट्स, सॉरी, करंट रेशो इज इक्वल्स टू, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत ही होगी, यहाँ इक्वल्स टू है। तो करंट रेशो इज इक्वल्स टू करंट एसेट एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस। अरे भाई बिल्कुल नहीं, करंट एसेट में से हम इन्वेंट्री और एक्सपेंसेस को माइनस नहीं करते, हम क्विक एसेट में से माइनस करते हैं। तो मुझे ये पता लग गया कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब सबसे पहले ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो ओड मैन आउट कर दूँ, ये वाली हट गया, ये वाला हट गया, और हमारे पास ये वाला भी हट गया। तो आंसर हमारा क्या है, ये। तो फॉल्स वाली स्टेटमेंट में तो मुझे बहुत ही आसानी हो जाती है चीज़ों को प्रिडिक्ट करने में और चीज़ों को समझने में। उसके बाद आपके पास आ जाता है 13, उसके अंदर लिखता है ड्यू टू कैश सेल ऑफ अ कंप्यूटर फिक्स्ड एसेट करंट रेशो विल इंक्रीज विदाउट चेंज इन करंट लायबिलिटी। बिल्कुल ठीक, ये इम्प्रूव रिड्यूस वाला क्वेश्चन दे रहा है। अगर मैं फिक्स्ड एसेट को सेल कर रहा हूँ, अगर मैं फिक्स्ड एसेट को सेल कर रहा हूँ तो क्या होगा, फिक्स्ड एसेट को सेल कर रहा हूँ तो मेरे पास कैश आएगा, कैश आएगा तो मेरी करंट रेशो इम्प्रूव होगी। कैसे, मेरी करंट रेशो होती है करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। से मैंने 50,000 रुपये का फर्नीचर बेच दिया तो मेरे पास 50,000 रुपये करंट एसेट में बढ़ गए, करंट लायबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरी रेशो को इम्प्रूव करेगा, ये मेरी रेशो को इंक्रीज़ करेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू। उसके बाद इसने लिखा रीज़न, करंट रेशो का फॉर्मूला दे दिया। ऊपर करंट रेशो की बात कर रहा था, नीचे करंट रेशो का बिल्कुल ठीक फॉर्मूला दे रहा है। तो ये भी एकदम ठीक है और दोनों ही चीज़ें एक ही डायरेक्शन में बातें कर रही हैं। तो ये आपका बिल्कुल ओके है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट वाला, हाई ऑपरेटिंग रेशो। देखो ध्यान देने वाली बात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो नहीं लिखी, ऑपरेटिंग रेशो लिखी है। तो ऑपरेटिंग रेशो मतलब हमारे खर्चे वाली रेशो। भाई अगर खर्चे ज़्यादा होंगे तो ये आपकी फेवरेबल पोजीशन है क्या, और अगर ये आपकी फेवरेबल पोजीशन नहीं है, ये आपकी फेवरेबल पोजीशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये अपना फॉल्स है, गलत है ना। इसके बाद लिखता है ए हाई ऑपरेटिंग रेशो लीव्स, फिर से देखो ऑपरेटिंग रेशो लिख रहा है, लीव हाई मार्जिन टू मीट। अबे खर्चे ज़्यादा होंगे, खर्चे ज़्यादा होंगे तो आगे वाले खर्चों को मीट करने के लिए हमारे पास एक्सपेंसेस या पैसे बचेंगे कैसे। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी ना। और अगर फॉल्स होगी तो देखो भाई दोनों स्टेटमेंट कहीं फॉल्स हैं क्या, अरे ये रहा, बोथ असर्शन और रीज़न आर इनकरेक्ट। तो देखो इसके अंदर ऑप्शंस बदले हुए हैं, ऑप्शन बदले हुए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अरे सर ने तो ये बताया था। सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट को स्टडी करो, दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गई, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा।
अब आ जाते हैं हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असर्शन इफ द डेप्ट कंपोनेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स इज स्मॉल आउटसाइडर फील मोर सिक्योर। भाई जितना उधार कम लूँगा बाहर वालों से उतना ही मेरी कंपनी के लिए फ़ायदा है। ये बात तो अच्छी लग रही है, तो हम इसे ट्रू मान लें। ओके, अब आ जाते हैं हम अगले वाले पे। डेप्ट इक्विटी रेशो, हाई डेप्ट इक्विटी रेशो कंसीडर रिस्की है। भैया डेप्ट इक्विटी रेशो जितनी ज़्यादा होगी उतनी रिस्की है। इट में पुट फर्म इनटू डिफ़िकल्टी टू मीट ऑब्लिगेशन आउटसाइड। भाई बिल्कुल ठीक, अगर डेप्ट इक्विटी रेशो है, उधार डेप्ट इक्विटी रेशो के अंदर बात करें तो हम क्या होगी, डेप्ट बाय इक्विटी की बातें कर रहा है। तो अगर वो कह रहे कि भैया उधार ज़्यादा ले लिया और आपने अगर आप पैसे कम लगा रखे हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी जो आउटसाइडर्स हैं उन्हें खतरा फील होगा। अब देखो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू लग रही है, लेकिन ध्यान देने वाली बात, ऊपर सिर्फ डेप्ट कंपोनेंट की बात कर रहा था, नीचे डेप्ट और इक्विटी दोनों कंपोनेंट की बातें कर रहा है। हम ऐसे एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। वो इक्विटी से कंपेयर करके बता रहा है, वो सिर्फ उधार की बातें कर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो हैं, लेकिन एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसलिए हम इसके अंदर कौन सा ऑप्शन टिक करने वाले हैं, इसके अंदर हम ऑप्शन टिक करने वाले हैं बी। अब हमारे पास ये अदर्शन रीज़न आपको समझ आ चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ अगर फिर भी कोई अदर्शन रीज़न आपको समझ में ना आए, फिर भी आप अदर्शन रीज़न को और समझना चाहें तो मेरे टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करें, ताकि एटलीस्ट मैं आपको फिर और नए कंसेप्ट के साथ समझा सकूँ और मैं चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकूँ। उसके बाद आपके पास थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन आ जाता है, केस स्टडीज टाइप क्वेश्चन जिस तरीके से आप देखने वाले हो। तो इस बार आपके पास कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन बड़ा आएगा और उसे वो एक एक नंबर के पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यही चीज़ मुझे यहाँ पर देखनी है। तो आपके पास कुछ डाटा दे रखा है, इसके बाद हम इसे थोड़ा सा पढ़ें तो क्या लिखता है। देखो सबसे पहले वो हमारे पास लिख रहा है कि हमें यहाँ पर करंट रेशो कैलकुलेट करनी है 2020 की। अगर करंट रेशो कैलकुलेट करनी है 2020 की, तो सबसे पहले करंट रेशो में करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज़ होता है। तो अगर हम चेकआउट करें तो यहाँ पर भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरी करंट लायबिलिटी है, प्रीपेड एक्सपेंस मेरी करंट एसेट है, ट्रेड पेबल्स मेरी करंट लायबिलिटी है, इन्वेंट्री मेरी करंट एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल्स मेरी करंट एसेट है, कैश इन हैंड मेरी करंट एसेट है। तो करंट एसेट्स को सबको एक साथ जोड़ दूँ, उसके बाद करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दूं, मेरा आंसर आ जाएगा। तो जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा कुछ 2.32:1। तो आप कर देख सकते हो, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसने मेरे से क्विक रेशो पूछी है, और कौन से साल की पूछी है, 2018 की। तो चलो भैया हम 2018 में जाते हैं और क्विक रेशो देखते हैं। क्विक रेशो 2018 में क्विक रेशो का फॉर्मूला था क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरी करंट लायबिलिटी है। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस मेरी करंट एसेट है, लेकिन क्विक एसेट चाहिए हमें, तो भाई क्विक एसेट लेना है तो हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। ट्रेड पेबल्स मेरी करंट लायबिलिटी है, इसे लेना पड़ेगा। इन्वेंट्री को भी मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्विक एसेट लेते हुए मुझे दो ही चीज़ें छोड़नी होती है। वो कौन सी है, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ट्रेड रिसीवेबल को इंक्लूड कर लूँगा और कैश इन हैंड को इंक्लूड कर लूँगा। यानी करंट एसेट में मेरे पास सिर्फ दो ही चीज़ हुई, क्विक एसेट में मेरे पास दो ही चीज़ हुई। तो ये हो गया मेरा 25 लाख डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी में मेरे पास यही दो चीज़ हुई, 25,000 और 14 लाख। तो ये आपके पास हो गया 14,25,000। तो आपने डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या पूछता है ये देखिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के बारे में पूछ रहा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला हमारे पास बिल्कुल ठीक होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब ध्यान देने वाली बात, वो मेरे से 2020 की एवरेज इन्वेंट्री पूछ रहा है। अब ध्यान देना, इसके अंदर एक और है, एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है। एवरेज इन्वेंट्री आपकी होती है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2, यही होती है। अब ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। भाई रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रहा है वो
24 लाख। और उसके बाद वो ये कह रहा है कि भाई ग्रोस प्रॉफिट रेशो है आपकी, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो है आपकी 12%। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम इसे चेकआउट करें, कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब मैं सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट को माइनस कर दूंगा तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। अब भाई ग्रोस प्रॉफिट 12% है तो कैसे निकालूंगा, 24 लाख इंटू 12/100। और जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो आपके पास इसका आंसर, अभी हम सोल्व भी करके देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2,88,000 आ रहा है। और अगर जब मैं इसे इसमें से माइनस कर दूंगा तो ये तकरीबन आपके पास आ जाएगा 3 लाख, सॉरी, जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो सेल्स है आपकी 24 लाख और आपका ग्रोस प्रॉफिट आ गया 2,88,000। और अब जब मैं इसमें माइनस करूंगा तो ये आएगा 21,12,000। ये आ गई आपकी कॉस्ट। अब उसने मेरे से कहा कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालनी है, तो मुझे एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। भाई इन्वेंट्री की बात करें तो ये तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, पिछले साल वाली मेरी क्या होगी, ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। तो 10 लाख मेरी क्या होगी, ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। भाई क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो उसने मुझे 2020 की इन्वेंट्री दे रखी है, तो ये तो आपके साल की आखिरी की इन्वेंट्री होगी। एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, साल के पहले इन्वेंट्री भी चाहिए ना, और पहली इन्वेंट्री चाहिए तो ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगी, पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी ना। तो 10 लाख और 12 लाख, तो यानी 10 और 12, 22 लाख डिवाइडेड बाय 2। तो जब मैं इसको 21,12,000 को 11 लाख से डिवाइड कर दूंगा तब मेरे पास आंसर आ जाएगा मेरी इस टर्मिनोलॉजी का कि भाई क्या है आपकी वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो जब मैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को देखूंगा तो ये चीज़ सोल्व हो जाएगी। इसका आंसर आएगा आपका 1.92:1। इसके बाद आपके पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू। ये हमने पीछे निकाल ही लिया था 21,12,000, तो इसका आंसर भी हम निकाल चुके। तो साइड बाय साइड हमारे दोनों क्वेश्चन सोल्व हो चुके थे। आगे फिर से एक और केस स्टडी वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो उसके अंदर देखिए हम क्या कह रहा है, सबसे पहले ऑपरेटिंग रेशो निकाल रहा है। फिर से देखो पीछे वाला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग रेशो क्या था, मैंने कहा था ना खर्चे की बातें करते हैं, एक्सपेंसेस की बातें करता है ऑपरेटिंग रेशो। तो ऑपरेटिंग रेशो में खर्चे देखे तो कौन कौन से 2 खर्चे हमें जोड़ने हैं, एक तो ये रहा और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो दोनों को हमने जोड़ दिया। ये हो गया आपका 9,15,000, 9,15,000 डिवाइडेड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपका 12 लाख इंटू 100। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 76.25। तो इसीलिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। लिक्विड रेशियो पूछ रहा है तो लिक्विड एसेट्स हमारे पास कहाँ है, देखो इन्वेंट्री तो इसने अलग से दे रखी है, इन्वेंट्री इसने अलग से दे रखी है, तो बाकी सारी एसेट्स हैं। तो 2 लाख तो हम सीधा का सीधा 2 लाख उठा लेंगे, यहाँ से 2 लाख उठा लिया। और करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू इसने साफ साफ दे रखी है, तो 75,000 से इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आसानी से हमारा जो लिक्विड रेशो है वो निकल आएगा। वो है आपका 2.67:1। इसके बाद आपके पास डेप्ट इक्विटी रेशो आ जाता है। देखो डेप्ट इक्विटी रेशो, डेप्ट बाय इक्विटी, डेप्ट बाय इक्विटी। अगर हम बात करें तो डेप्ट कहाँ है, डेप्ट ये रहा 2,50,000, 2,50,000। उसके बाद डिवाइडेड बाय इक्विटी की बातें कर रहा है। इक्विटी में 2 चीज़ें आएंगी, एक तो शेयर कैपिटल आएगा और दूसरा ये लॉस भी दे रखा भाई, ये भी आएगा। तो इसलिए हम कैसे निकालेंगे इसको हम निकालेंगे 4 लाख माइनस 47,500। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.70:1। फिर से वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो की बातें कर रहा है, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो हम कैसे निकालते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास 12 लाख है डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है हमारी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स हमारी कौन सी होंगी, ध्यान देने वाली बात, यहाँ अदर दे रखा था कहीं, इसी की वैल्यू को इंपोर्ट कर लो, 2,20,000 रुपये। कैसे, इन दोनों को प्लस करेंगे, इन्वेंट्री और इसको, और करंट लायबिलिटीज़ कहाँ है हमारी, ये रही 75,000। तो इससे हम 75,000 को इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आपका कुछ माइनस हुआ तकरीबन
1,45,000। तो जब हम इसको 12 लाख को यानी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 1,45,000 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका जो आंसर है वो आएगा 8.28 टाइम्स। ओके, 12 लाख हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और वर्किंग कैपिटल आपका फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, इसके बाद आपका मैच द फॉलोइंग, एक आधा क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसकी हेडिंग बहुत जरूरी है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द ऑप्शन बिलो। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना। तो सबसे पहले आओ भाई इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं ताकि हमें थोड़ी आसानी सी हो जाए। तो वो लिखता है देखो A1 यानी करंट रेशो और लिक्विडिटी। तो देखो हम चेकआउट करते हैं कि कौन सी रेशो मुझे सबसे बढ़िया सबसे आसानी से समझ में आती है। अगर यहाँ पर देखो करंट रेशो हमेशा मैं शॉर्ट टर्म के लिए करता हूँ, शॉर्ट टर्म मतलब लिक्विडिटी को चेक करने के लिए करता हूँ। तो अल्टीमेट मुझे क्या चीज़ यहाँ पर समझ में आने वाली है, समझ में आने वाली बिल्कुल सिंपल है। तो करंट रेशो मेरी लिक्विडिटी को शो कर रही है, A का 1 हो गया। उसके बाद नेट प्रॉफिट रेशो मेरी किस चीज़ को शो करती है, प्रॉफिटेबिलिटी को, हाँ तो बिल्कुल B का 4 हो गया। उसके बाद मेरी डेप्ट इक्विटी रेशो मेरी सोल्वेंसी को शो करती है, तो C का 3 हो गया। और क्या बचा, D का 2 बचा, यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो मेरी एफिशिएंसी को अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था एफिशिएंसी वाला, तो ये वो, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। तो मैं इसके अंदर ओड मैन आउट मेथड भी लगा सकता हूँ। कैसे लगा सकता हूँ भाई, प्रॉफिट रेशो प्रॉफिटेबिलिटी को शो करेगा। तो ये देखो भाई B का आंसर 4 कहाँ दे रखा है, B का आंसर 4 देखो 2 ऑप्शन में दे रखा है। 2 ऑप्शन के बाद अगर मैं बात करूँ करंट रेशो लिक्विडिटी है, तो A का आंसर 1 देखो कहाँ दे रखा है। तो ये दोनों ऑप्शन मुझे समझ में आ गए, तो बाकी 2 ऑप्शन मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। उसके बाद मैच द लिस्ट 1 एंड करेक्ट आंसर यूजिंग द ऑप्शंस बिलो। फिर से देखो एक ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है, इनएबिलिटी टू पे इंटरेस्ट। अगर इनएबिलिटी की बात करूं, भाई मैं ब्याज पे नहीं कर पा रहा, कौन सी रेशो आपको ये बता रही थी कि आप ब्याज को पे नहीं कर पा रहे। अगर मैं बात आपसे पूछूं तो वो कौन सी रेशो थी, तो यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशो है A को 3। देखो A को 3 की कौन कौन बता रहा है भाई, ये भी A को 3 बता रहा है, ये भी A को 3 बता रहा है। चलो हमने यहाँ देख लिया। अगर B को 1, अगर भाई B को 1 तो हो ही गया ना, कैसे, लिक्विडिटी क्राइसिस आपकी करंट रेशो बता रहा है, ये वाला तो दोनों ही कह रहे हैं। अभी मुझे तीसरे को चेकआउट करते ही पता लग जाएगा, इनएफिशिएंट कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल। रिसीवेबल कौन से, यानी हमने किससे पैसे लेने हैं, पैसे लेने हैं मतलब डेटर टर्नओवर रेशो, तो ये एक दूसरे से लिंक कर रहा। तो C2 जिसके अंदर आते ही जैसे ही आपका आ गया तो वैसे ही आपको पता लग गया कि। वैसे मैं फोर्थ वाला भी चेक कर सकता हूँ, डिग्री ऑफ इनडेप्टेंस की बात कर रहा है, उधार की बात कर रहा है, लॉन्ग टर्म लेंडर्स की बात कर रहा है, तो ये आपकी डेप्ट इक्विटी रेशियो है। तो मैं यहाँ से भी पता कर सकता था, फोर्थ ऑप्शन से भी। इसके बाद फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया, मैं बात करूँ टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी, टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी की बातें कर रहा हूँ, टेस्ट ऑफ एक्टिविटी की बातें कर रहा हूँ, टेस्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी की बातें कर रहा हूँ और टेस्ट ऑफ सोल्वेंसी की बातें कर रहा हूँ। तो देखो चारों ऑप्शन मेरे पास कुछ ऐसे हैं जो बड़े खतरनाक से लग रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहे। एसिड टेस्ट रेशो आपकी कौन सी थी, क्विक रेशो थी। तो लिक्विडिटी आपकी कौन सी हुई, लिक्विडिटी रेशोज आपकी कौन सी हुई, तो ये लिक्विडिटी आपकी एसिड टेस्ट रेशो होगी। तो देखो भाई B का 1 कहाँ है, B का 1 ये रहा। ठीक है, अब हम ऑप्शन देखते हैं, A का 3, A का 3 तो कंफर्म हो गया ना, A का 3 मतलब टेस्ट ऑफ एक्टिविटी मतलब डेटर टर्नओवर रेशो। अब हमारे पास बचा क्या, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बचा है और हमारे पास बचा टेस्ट ऑफ सोल्वेंसी रेशो। अब हमें चेक करना है क्या, सबसे पहले हम देखते हैं भाई टेस्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI। तो ये आपका होते ही जैसे ही आपको पता लगेगा आंसर आपका D आ जाएगा। इसके बाद फिर से हम आगे जाते हैं, एक और ऑप्शन देखो यहाँ पर क्या लिखा है, टू टेस्ट द लिक्विडिटी ऑफ अ कंसर्न। किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी पढ़ने के लिए कौन सी रेशो मेरे लिए यूजफुल है, तो लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म होती है, शॉर्ट टर्म मतलब मेरे पास क्विक रेशो भी है और करंट रेशो भी है। तो ऑप्शन देखो भाई कोई है क्या, हाँ भाई फर्स्ट और फोर्थ वाला ऑप्शन है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपके पास ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, प्रपोर्शन 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 प्रपोर्शन, चारों में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ये क्वेश्चन पढ़ते ना मुझे समझ में नहीं आता यार ये पूछना क्या
दिया जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं प्रोपोर्शन को भाषा में अपनी लिखूं तो सिंपल हम प्रोपोर्शन को रेशो में बता सकते हैं। तो भाई लिक्विडिटी रेशो जो है वो आपका मान लिया कि भैया प्रोपोर्शन में दिखाता है, रेशो में उसका आंसर शो करता है। बात बिल्कुल ठीक लिख रहा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, कितनी बार आपकी इन्वेंट्री घूमी, ये आपको टाइम्स में शो करता है। किस में शो करता है? टाइम्स में शो करता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या मिला देखने को, इसका आंसर मिला ये। डेप्ट इक्विटी रेशो भी हमेशा डेप्ट बाय इक्विटी होती है। ये अच्छा, उसके बाद लिक्विडिटी रेशो जो फिर से दोबारा एक ही ऑप्शन रिपीट कर रहा है, तो ये भी आपकी रेशो में होती है, टाइम्स में, प्रोपोर्शन में होती है। तो टाइम्स में कौन सा आंसर आएगा? ये। तो इसलिए करेक्टली मैच। इफ current ratio is 2:1, when current ratio is 2:1 then equal increase in current asset and current liability would result in। अब ये बिल्कुल सिंपल है, इसको मैं आराम से समझ सकता हूँ। देखो करंट रेशो 2:1 है, तो इसे अपनी वैल्यूज़ में लिख लूँ। 2 लाख बाय 1 लाख लिख लेता हूँ। अपनी मर्जी से मैं 20,000 बाय 10,000, मेरी मर्जी है मैं क्या लेता हूँ, क्योंकि रेशो 2:1 लेनी है। अब वो कह रहा है कि दोनों में ही सेम वैल्यू बढ़े, तो यहाँ पर भी भैया 50,000 बढ़ गए, यहाँ पर भी 50,000 बढ़ गए। अब आप इसे सोल्व करके देख लो, ऊपर 2.5 लाख नीचे 1.5 लाख, तो 2:1 से कम हो रही है आपकी रेशो, कम हो रही है, तो आपका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा डिक्रीज इन करंट रेशो। इसके बाद आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 3, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो आपका 2,70,000, विद बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन्वेंट्री इज इंक्रीज टू 5, दिस वुड रिजल्ट इन। तो अब क्या चीज़ रिजल्ट होगी, किस वजह से आपकी टर्नओवर बढ़ेगी, किस तरीके से आपकी जो टर्नओवर है उसका आंसर 5 आएगा? तो मैं आराम से सॉल्व कर देख सकता हूँ, मुझे इसके अंदर कोई ऐसी बड़ी मात्रा बची नहीं है। कैसे? सपोज करो मेरी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ITR दे रखी है 3 और मेरे कॉस्ट ऑफ गुड्स तो 2,70,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू 3। अब मैं इसे डिवाइड कर दूं तो एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू क्या आ जाएगी? एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी 90,000। अब वो कह रहा है कि मुझे इसे 5 करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर इंक्रीज करना है 5 टाइम्स। तो भैया मैं इसको यहाँ से चेकआउट कर सकता हूँ। कैसे? 2,70,000 को मैं कौन सी वैल्यू से डिवाइड करूँ कि आंसर 5 आ जाए? तो मैं 90,000 से माइनस करके देख सकता हूँ। तो क्या हो गया मेरे पास? अब देखो एवरेज इन्वेंट्री मेरे पास ये आ गया, इसमें से मैं माइनस करूँगा 36,000, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4,000 और ये आपके पास आ गया 54,000। तो अगर मैं 2,70,000 को 54,000 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास मुझे साफ पता लग जाएगा कि मेरी ITR जो है वो 5 आ जाएगी। तो इसलिए मुझे एवरेज इन्वेंट्री को जो है 36,000 से कम करना है, जिससे मेरी एवरेज इन्वेंट्री जो है वो 5 आ जाएगी। उसके बाद पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। इसमें से वो कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है? फिर से देखो ऑपरेटिंग रेशो के ऊपर सारा का सारा बिल फाड़ देता है। तो ये आपका हाइयर ऑपरेटिंग रेशो हाइयर प्रॉफिट नहीं, हाइयर ऑपरेटिंग रेशो लोअर प्रॉफिट। ऑपरेटिंग रेशो मेरे खर्चों को बताता है। हाइयर द रेशो मोर फेवरेबल इट इज़ डज नॉट स्टैंड फॉर। वो कौन सी रेशो है जिसका ज़्यादा होना खतरनाक है? फिर से देखो बिल किसके ऊपर फाड़ रहा है? बिल किसके ऊपर फाड़ा इसने? ऑपरेटिंग रेशो। क्योंकि मैं जल्दबाजी के अंदर ऑपरेटिंग रेशो को ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो समझ लेता हूँ। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही खतरनाक और ट्रिकी सा है। कैसे है ये ट्रिकी? वो कह रहे हैं कि इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ 25% अबव कॉस्ट। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझ लेते हैं। हमारा पुराना बेसिक फार्मूला कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। अब वो कह रहा है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 25% अबव कॉस्ट है। तो अगर हम कॉस्ट को 100 मान लें और अगर आप कॉस्ट को आपने 100 माना तो आपका प्रॉफिट 25% ज़्यादा हो गया, तो यानी प्रॉफिट आपका ये हो गया। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा? कितने रुपए में आपने बेचा? 125 रुपये में, 125 में। तो इसके बाद अगर हम इसे समझें तो क्या होगा? 125। तो अगर हम इसे समझे तो क्या होगा? हम कैसे निकालें इस चीज़ को? अब उसने मुझसे कहा कि भैया ग्रोस प्रॉफिट निकाल के दिखाओ, ग्रोस प्रॉफिट रेशो। ग्रोस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यानी 125 इंटू 100, तो इसका आंसर आएगा 20।
उसके बाद आइडियल लिक्विडिटी रेशो, आइडियल लिक्विड रेशो, भाई 1:1 तो मुझे पता है, साफ सबने रट्टा मार रखा होता है, लेकिन 2:2 को और 3:3 इसको भी तो मैं जब सोल्व करूँगा तो आंसर 1:1 आएगा या नहीं आएगा, तो इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटर्स, अगर मैं डेटर से पैसा कलेक्ट करके लिया हूँ, अगर मैं डेटर से पैसा कलेक्ट कर लिया हूँ तो क्या होगा भाई, करंट एसेट के अंदर डेटर्स भी होते हैं और कैश भी होते हैं। भाई डेटर्स कम हो जाएंगे, अगर मैं डेटर से 10,000 रुपये लिया आया तो डेटर्स कम हो जाएंगे और 10,000 कैश बढ़ जाएगा, लेकिन करंट एसेट का टोटल तो सेम ही रहेगा ना यार, उसके अंदर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसका आंसर आएगा हैज़ नो इफेक्ट ऑन करंट रेशो। तो आज हमारी वीडियो इतनी ही थी और आप इस वीडियो से सारे की सारी चीज़ों को, रेशो के कंसेप्ट को बहुत ही ज़्यादा समझ सकते हो। अगर आपको बहुत ही अच्छी लग रही है ये वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए वीडियोस बना सकें। थैंक यू।